नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलदीप ओझा जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी कक्षा जो है उन बिहार की नदियों जो हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जो पिछली कक्षा में हम डिस्कस कर चुके हैं उसका एक ब्रीफ हम देना चाहेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बिहार की नदियाँ टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने देखा था फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी उस टॉपिक में, उसमें था महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। उसके बाद हमने देखा था कि जो बिहार में नदियाँ हैं उनका जो मुख्य नदियाँ हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। उसके बाद उसी टॉपिक के अंतर्गत तीसरा बिंदु हम डिस्कस कर रहे थे इन नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत हम उत्तर बिहार की सहायक नदियों के बारे में देख चुके थे और आज हमें इस क्लास में दक्षिण बिहार की सहायक नदियाँ जो है गंगा की, उनके बारे में जानना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। दक्षिण बिहार की सहायक नदियों के अंतर्गत पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सोन नदी। हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, एक एक जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गंगा की उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहली नदी है सोन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की नदियाँ टॉपिक था, आप अपने नोटबुक में नोट करिए। और इसके अंतर्गत हमें देखना है दक्षिण बिहार की गंगा की, दक्षिण बिहार की गंगा की सहायक नदियाँ। और सहायक नदियों के बारे में हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बता चुके हैं उस कक्षा में कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला जो नदी होगा वो है सोन। तो सोन के बारे में हम देख लेते हैं। सोन नदी, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में पहला हम इसका उद्गम जानेंगे। सोन नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक श्रेणी से होता है। अमरकंटक श्रेणी जो है मैकाल पर्वत का भाग है और यह कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो पहली जानकारी सोन नदी के बारे में क्या है कि इसका उद्गम जो है अमरकंटक श्रेणी से होता है और अमरकंटक श्रेणी जो है मैकाल पर्वत का हिस्सा है और यह जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में है। अब दूसरी जानकारी जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है बिहार में 202 किलोमीटर है। जब झारखंड जो है बिहार का भाग होता था उस समय सोन नदी पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश करती थी और यह औरंगाबाद, रोहतास, पटना के क्षेत्रों में बहती है। तो आप अपने मानचित्र में यह भी देखते जाइएगा कि इन नदियों में के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में हो सकता है कि ये इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और जब भी आप पढ़ें तो ये ऐसा दिमाग में सोचते रहें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उस तरह से आप अपने तैयारी को धारदार बनाते रहें। अब सोन नदी के बारे में अगली जानकारी है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो सहायक नदियों में प्रमुख है रिहंद, उसके बाद है कन्हार, उसके बाद है गोपत। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। उसके एक और प्रमुख इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। एक बार एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है कि उत्तरी कोयल, इस पे यहाँ पर किसी बांध का
उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 3-4 साल पहले की ये घटना है। उस समय जो एग्ज़ाम हुआ होगा, मुझे लगता है शायद 65वीं या 64वीं में, उस समय यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, इस तरह से क्वेश्चन। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ये हम जो जानकारी देख रहे हैं एक ही टॉपिक के अंतर्गत, इसमें भी आयोग एक खास आयाम से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस आयाम को हमें पकड़ना है, और वो आयाम है कि आजकल सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और यह जो पैटर्न है हम पहले यूपीएससी में देख चुके हैं कि यूपीएससी भी इसी तरह का पैटर्न अपनाता है। तो शायद वहीं से हमारे आयोग के जो क्वेश्चन सेटर हैं वो प्रभावित हुए होंगे, और ये अपना इस आयाम से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आगे इसकी हम विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सोन नदी की जो विशेषता है, उसमें पहली विशेषता यह है कि यह गंगा के साथ मिलकर सोन गंगा दोआब का निर्माण करती है। तो सोन गंगा दोआब जो है उसका निर्माण होता है सोन गंगा दोआब। ठीक है, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और प्रायः दोआब जो होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अब एक इसकी दूसरी विशेषता यह है कि गंगा की जो दक्षिण की सहायक नदियां हैं उनमें सोन नदी जो है सबसे लंबी नदी है। तो दूसरी विशेषता यह है कि इसकी यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे दक्षिण की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, तो यह रही इसकी दूसरी विशेषता। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गंगा की दक्षिण की सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन है, तो या उत्तर की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और एक अन्य विशेषता इसकी यह है कि यह दक्षिण बिहार की जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रधान नदी है, और शायद यही कारण है कि यह सबसे लंबी नदी है। तो इसी के साथ आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि दक्षिण बिहार की यह सबसे प्रधान नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे प्रधान नदी। ठीक है, तो यह है। और एक इसकी अंतिम विशेषता जो है वह है कि इसका एक अन्य नाम है, वह है स्वर्ण नदी। और स्वर्ण नदी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो शायद जैसा मैं अनुमान कर रहा हूं कि भविष्य में यह क्वेश्चन अवश्य बनेगा कि इन नदियों में स्वर्ण नदी किसका नाम है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी नदियों को देखा है, उत्तर बिहार की नदियाँ या जो नदियाँ देखेंगे, उनमें यह विशेषता शायद एक किसी नदी में नहीं है मेरी जानकारी में। तो यह क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है कि स्वर्ण नदी इनमें से किस नदी को कहते हैं। तो स्वर्ण नदी जो है वह कहते हैं सोन नदी को। तो विशेषता के अंतर्गत ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, स्वर्ण नदी। और ये इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। अब सोन नदी से संबंधित जो लास्ट पॉइंट है वह है कि इसका मुहाना कहाँ है। तो मुहाना जो है इसका, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोन नदी का मुहाना। तो मुहाना जो है यह है पटना के पश्चिम में दानापुर एक क्षेत्र है, वहीं पर सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। तो मुहाना है गंगा नदी, और कहाँ पर है? दानापुर में। अगर और भी स्पेसिफिक हम जानना चाहें कि दानापुर में कहाँ है, तो एक उस गांव का नाम है हल्दी छपरा। तो आप से क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक करके पूछा जाता है तो यह भी आप याद रखिएगा कि उस स्थान का नाम है हल्दी छपरा। ठीक है, तो यह है दानापुर पटना,
मुहाना, ठीक है। और इसमें है हल्दी छपरा, उस विलेज का नाम है जहाँ पर सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। तो यह रही सोन नदी से संबंधित जानकारी। अब आगे हम इसी क्रम में जो दूसरी नदी देखेंगे वह है पुनपुन। तो आइए देखते हैं पुनपुन के बारे में। तो पुनपुन नदी तो इसका पहले हम उद्गम देख लेते हैं। तो पुनपुन नदी का उद्गम जो है वह भी एमपी के यानी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से होता है, एमपी के पठारी क्षेत्र से। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि जो पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं उसमें से अधिकांश का ओरिजिन जो है हम मध्य प्रदेश में देखते हैं या झारखंड के क्षेत्र में। तो पुनपुन नदी का भी उद्गम जो है एमपी के पठारी क्षेत्र से है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई जो है वह है 235 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में तीसरा पॉइंट है, सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सहायक नदी, तो सहायक नदी जो है वह है एक पहला दरघा और दूसरी है मनोहर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ दो हैं, दरगाह और मनोहर। अब हम इसकी विशेषता को देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है विशेषता। ठीक है, तो पुनपुन नदी की जो विशेषता है वह पहली विशेषता तो यह है कि यह एक मौसमी नदी है। और मौसमी नदी से तात्पर्य है कि यह वर्षा ऋतु में तो पानी प्रवाह होता है इसमें जल का, लेकिन ग्रीष्म काल में प्रायः सूख जाती है। तो मौसमी नदी से तात्पर्य है कि ग्रीष्म काल में इसमें या तो पानी कम देखने को मिलता है या सूख जाती है। ठीक है, पहली विशेषता इसकी है मौसमी नदी। और दूसरी विशेषता है कि यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है। सहायक नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में दक्षिणी बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। तो दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रधान नदी। ठीक है, अब इसका मुहाना के बारे में जान लेते हैं, जो इसका 5वां पॉइंट है। और मुहाना जो है प्रत्येक नदियों की तरह इसका भी क्या है, गंगा नदी। और गंगा नदी जो है वहाँ पर उसमें भी कहाँ पे ये मिलती है, प्लेस क्या है, तो वो है फतुहा। फतुहा, और ये कहाँ है, यह भी पटना ज़िले में है। और इस पे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, शायद 2-3 एग्जाम पहले क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो उसका आंसर सही था फतुहा, और ये दिया भी था। तो ये रही पुनपुन नदी से संबंधित जानकारी है। अब हम आगे इसी क्रम में तीसरी नदी को देखेंगे और वो होगा कर्मनसा नदी। चलिए देखते हैं कर्मनासा। कर्मनासा नदी के बारे में पहली जानकारी हम देखेंगे उद्गम। तो इसका उद्गम जो होता है वह विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। विंध्याचल पहाड़ियों से, स्पेसिफिक मिर्ज़ापुर से, जो यूपी में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर यूपी से। ठीक है, अब इसकी हम विशेषता के बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कर्मनासा नदी के अंतर्गत विशेषता। और विशेषता में पहली विशेषता इसकी यह है कि यह यूपी और बिहार के बीच
सीमा का निर्धारण करती है। यूपी और बिहार के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यह हुई कि यूपी और बिहार का सीमा निर्माण करती है। अब दूसरी विशेषता यह है कि इसे बिहार में धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। तो दूसरी विशेषता है कि इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है, अशुभ या अपवित्र नदी मानते हैं। और इसके पीछे की एक कहानी है, वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। वह है कि इसे अशुभ मानने के पीछे का जो लॉजिक है कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है, ये एक सिर्फ कहानी है, वो हम बताना चाह रहे हैं। ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ मान्यताएं होती है जो हमारे समाज में चलती रहती है, तो उसको भी हमें देखना होता है। इसकी उत्पत्ति जो है, ऐसा माना जाता है कि त्रिशंकु नामक एक दैत्य है, उसके मुख से हुआ है। तो ये जानने के लिए है, ऐसा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए हम इसे आपसे शेयर बस कर दिए, नोट नहीं करा रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि त्रिशंकु नामक एक दैत्य था, उसके मुख से हुआ है। अब इसका मुहाना देख लेते हैं, जो तीसरा पॉइंट होगा। इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इसका है गंगा नदी ही। और गंगा नदी में यह कहाँ पर मिलती है? तो चौसा एक जगह है, और यह है चौसा बक्सर में, जो यूपी के गाजीपुर और बलिया के साथ सीमा साझा करता है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, और बक्सर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह रही कर्मनाशा नदी के बारे में जानकारी। अब हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे देखेंगे अजय नदी के बारे में। आइए देखते हैं अजय नदी। ठीक है, अजय नदी। तो इसके बारे में पहला तो हम उद्गम जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ हुआ है। तो इसका उद्गम होता है बाटपण, एक जगह है बटपाड़, और यह जगह है जमुई में। ठीक है, कहाँ से? तो बटपाड़, और यह जगह है जमुई में। ठीक है, अगर स्पेसिफिक उससे भी ज़्यादा जाने तो जमुई में एक जगह है चकाई, यह एक विधानसभा क्षेत्र भी है। शायद मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, यहाँ से अभी जो बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुमित जी, तो उनका ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो चकाई के बगल में है बटपाड़। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और आगे अब इसके बारे में हम एक और जानकारी देख लेते हैं, और यह है कि इसका एक दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? अजमावती। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है अजमावती। तो यह भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इन नदियों में से किसका अजमावती नाम है, या अजमावती नाम से किसे जाना जाता है। अब इसका हम मुहाना जानेंगे, जो तीसरा बिंदु होगा इसके बारे में, और ये है मुहाना। प्रत्येक नदी के बारे तरह ही इसका भी मुहाना है गंगा नदी, लेकिन यह बिहार में नहीं मिलती है गंगा नदी में, यह वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। तो शायद आपसे प्लेस वाइज कभी पूछा जाए तो आप चकमा खा जाए कि चूँकि बिहार की नदी है और बिहार में ही मिलती होगी, तो आप इसे बिहार टिक करके आ जाए, तो
आप इसे सतर्क रहिएगा, क्योंकि अजय नदी जो है वो मिलती तो है गंगा नदी में, लेकिन कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल में। तो अब यह रही अजय नदी के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं आगे किउल नदी के बारे में। किउल नदी, तो पहला हम इसका उद्गम देख लेते हैं। उद्गम, ठीक है। तो किउल नदी का जो उद्गम है वह होता है खरमडी, एक जगह है जो झारखंड के हजारीबाग में है, ठीक है, खरमडी। और ये कहाँ है? तो हम कोड वर्ड लिख देते हैं झारखंड, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से किउल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब किउल नदी के बारे में हमारे पास जो दूसरी जानकारी है वह है इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी, जो सहायक नदी है इसकी वह है पंचाने, सकरी, फल्गु और एक है हरोहर। तो यह रही इसकी कुछ सहायक नदियाँ, पंचाने, सकरी, हरोहर और फल्गु। तो किउल नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने जान लिया। अब इसके तट पर कुछ बिहार के महत्वपूर्ण शहर अवस्थित हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो तीसरी जानकारी इसके बारे में है तट पर अवस्थित शहर। इनमें से पहला है किउल, और किउल एक बिहार का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। जब आप दिल्ली हावड़ा रूट पे जाते हैं तो पटना से आगे बढ़िएगा तो किउल एक जंक्शन आता है, जहाँ से एक रूट भागलपुर की ओर जाता है और एक सीधे हावड़ा की ओर। तो उससे अगर आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा तो यह स्टेशन भी पड़ा होगा आपको। तो एक तो है इसका किउल, इसके तट पर अवस्थित है। दूसरा है लखीसराय, और लखीसराय जो है वह किउल के बगल में ही है, ठीक है। तो दूसरा शहर जो है इसके तट पे वह है लखीसराय। अब एक और शहर इसके तट पे अवस्थित है, वह है जमुई, ठीक है। तो यह तीन महत्वपूर्ण शहर इस नदी के तट पर अवस्थित हैं। अब इस नदी के बारे में जो अंतिम जानकारी है वह है कि इसका मुहाना कहाँ है। तो मुहाना प्रत्येक नदी की तरह से फिर इस बार भी है गंगा नदी, और गंगा नदी में यह कहाँ पर मिलती है? तो यह गंगा नदी में लखीसराय में ही मिलती है, और लखीसराय में भी एक स्पेसिफिक जगह है सूरजगढ़। तो आप नोट करना चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि लखीसराय और लखीसराय में भी कहाँ? सूरजगढ़, ठीक है। तो किउल नदी से संबंधित यह जानकारी रही। अब आगे हम जो अगली नदी देखेंगे वह है हमारी फल्गु। आइए देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में पहले हम इसका उद्गम जान लेते हैं। तो इसका उद्गम जो होता है वह होता है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और यह छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। अब इस नदी के तट पर अवस्थित जो है एक प्रमुख शहर है जो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, और कई मायनों में इसका चर्चा हो, कई मायनों में यह अपने जिलों में प्रसिद्ध है। जैसे कि पहले हम जलवायु की कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार में सबसे गर्म जिला वो गया है, सबसे ठंडा जिला वह भी गया है। तो
इसके तट पर जो सबसे महत्वपूर्ण शहर वो स्थित है वो है गया। तट पर शहर, दूसरा पॉइंट है, इसको जान लीजिए, वो है गया। अब तीसरी जानकारी है इस नदी के बारे में, वह है इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता है कि यह धार्मिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसका धार्मिक महत्व है, ठीक है। और इसका धार्मिक महत्व जो है वह है दो संप्रदायों के लिए, जो विश्व के प्रसिद्ध दो धार्मिक संप्रदाय हैं, बौद्ध और हिंदू। इन दोनों संप्रदायों के लिए इसका धार्मिक महत्व है। आप जानते होंगे कि गया में जो कुआर एक महीना होता है हिंदी का, उसमें एक पितृपक्ष आता है। जब उसमें लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए जाते हैं। तो गया में जो पिंडदान का कार्यक्रम होता है इसी नदी के तट पे होता है। तो आपके जानकारी के लिए मैंने ये शेयर कर दिया। हो सकता है क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन आप इतना बस याद रखिएगा कि इसकी जो एक बड़ी विशेषता है वह है इसका धार्मिक महत्व है। और हिंदुओं के लिए यह है कि इसके तट पर लोग पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों को। अब इसका एक अंतिम जानकारी ले लेते हैं, वो है मुहाना। तो मुहाना जो है वह भी इसका है गंगा नदी। और गंगा नदी में यह ऐसे तो क्यूल में जाके मिलती है, और वहाँ पे कहाँ पे मिलती है? मुंगेर में। और मुंगेर में भी अगर स्पेसिफिक जगह पूछा जाए तो उरैन है, ठीक है। तो यह रही फल्गु नदी से बारे में जानकारी। अब आगे हम देखते हैं, दो छोटी छोटी नदियां हैं, वो है सकरी। सकरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वह है उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसका मुहाना जो है उसको देख लेते हैं, वो है गंगा नदी। मुहाना गंगा नदी। तो इसके बारे में बस दो ही जानकारी है, एक है इसका उद्गम कहाँ होता है और दूसरा है कि इसका मुहाना कहाँ है। एक और छोटी सी नदी है उसके बारे में जान लेते हैं, वो है पंचानेन। इसके बारे में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, वह है कि इसका उद्गम जो होता है वो होता है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से, ठीक है। तो यह रही दक्षिण बिहार की सहायक नदियाँ। और इस तरह से नदी अपवाह तंत्र के यह टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। लेकिन इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। पहला तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला तो यह है कि तीन नदियाँ जो है वह बिहार के और यूपी का सीमा निर्धारण करती है। और वो तीन नदियाँ कौन कौन सा है ये कहीं अलग से आप नोट करके लिख लीजिए। पहला नदी है कर्मनासा, दूसरी है गंडक और तीसरी है घाघरा। ये तीन नदियाँ जो है बिहार का सीमा निर्धारण यूपी के साथ करती है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और एक दूसरी जानकारी है एग्जाम के व्यू से कि जितनी भी बिहार में बहने वाली नदियाँ है, प्रवाहित होने वाली, वो सारी नदियाँ गंगा अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है या पूछा जा सकता है या आपको घुमाने के लिए दिया जा सकता है कि क्या आप कितनी समझ रखते हैं।
तो दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन नदी गंगा अपोहा तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि ऐसा कोई भी नदी नहीं है बिहार में प्रभावित होने वाली जो गंगा अपोहा तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए एक दूसरी जानकारी भी आप कहीं नोट करके लिख लीजिए कि बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ गंगा अपोहा तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, बिहार की सभी नदियाँ गंगा अपोहा तंत्र का, बिहार की सभी नदियाँ गंगा अपोहा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, अपोहा तंत्र का हिस्सा है। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ अतिरिक्त रही, इसे आप नोट कर ले और बार बार रिवीजन करें एग्जाम के दृष्टिकोण से और अपनी तैयारी को समृद्ध बनाएं इस एग्जाम में। अब हम लास्ट में मैप देख लेते हैं इन नदियों का। देखिए, ये रहा बिहार का मैप और बिहार में नदियों का दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं जो बिहार का मैप है, इसमें यह रही गंगा नदी, यह गंगा नदी है। ठीक है, यह गंगा नदी है जो जा रही है। अब हमें देखना है बिहार की दक्षिण की सहायक नदियाँ जो है गंगा की उसको। तो यह एक नदी जा रही है, देखिए यह है सोन नदी। ठीक है, और यह है पटना और इसके पश्चिम में है दानापुर। दानापुर में एक स्पेसिफिक गांव है, स्थान है हल्दी छपरा, वहाँ पे जाके गंगा नदी में मिलती है। अब देखिए एक यह दूसरी सहायक नदी जो जा रही है यह है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन जो नदी है यह पटना के फतुहा में, जो पटना के पूर्व में है, यहाँ पर मिलती है गंगा में। अब एक नदी है फल्गु जो हम पढ़ाएं आपको, यह जा रही है फल्गु नदी, औरंगाबाद होते हुए ये जहानाबाद होते हुए इधर से आई और ये यहाँ गंगा नदी में मिल गई। और अब यह है एक आगे नदी हम देखते हैं धाधर। ठीक है, तो यह रही बिहार की दक्षिण की सहायक नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं। तो इसके बारे में हम जान लिए। आप इस मैप में बार बार डिनोट करते रहें और रिवीजन करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और समृद्ध बनाएं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।